हाँ भाई, हेडिंग बना लो, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखड़ मैं चली मैं भी हो गई लाल। अब राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर देखो, ध्यान रखना, सब कुछ कौन करता है? सारा पावर जो है वो किसके पास में है? हमारे देश में प्रधानमंत्री सब कुछ करता है कि नहीं करता? और प्रधानमंत्री किसकी शक्तियों का प्रयोग करता है? अब हम ये देखेंगे कि यह आदमी हमारे देश के अंदर क्या क्या करता है और इसके पास क्या क्या पावर है जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसकी पावर को हम कुछ अलग अलग तरीके से बांटेंगे, अलग अलग तरीके से बांटेंगे। इसके पास दो तरह की पावर है, एक तो सामान्य शक्तियां यानी नॉर्मल पावर जो हर रोज वो यूज करता है, उसमें ऑल टाइम होती है, और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसके पास ऑल टाइम नहीं होती, कुछ खतरनाक इमरजेंसी हो जाती है, आपातकाल हो जाती है, तो वो इमरजेंसी पावर होती है, आपातकालीन शक्तियां होती है। अब आपातकाल जो है वो उस समय होता है जब देश में कोई आफत आ जाए, है ना, और ज्यादा कम मैं बता दूंगा, तू सुन ले बस। वो आपातकालीन शक्तियां मतलब कोई ऐसी आफत। अब हमारे देश में राजनीति को लेकर के जो आपातकाल बताया गया वो 3 तरह का बताया गया है, और उस समय में जब वो 3 तरह का संकट आता है तो राष्ट्रपति के पास कुछ स्पेशल पावर होती है। वो पूरी डिटेल से हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि वो 3 तरह की पावर कौन सी है। पहले तो देखो, सबसे पहले एक पावर है जिसके तहत हमारे पूरे के पूरे देश पर संकट आ जाए, पूरी देश के ऊपर संकट आ जाता है, तो उस समय में हम ये मानते हैं कि भाई साहब ये जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, पूरे देश को राष्ट्र बोलते हैं हम लोग, इसलिए उसे हम राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। और उस समय में हमारा एक अनुच्छेद है जिसका नंबर है 352, और इस 352 के अनुसार राष्ट्रपति के पास कुछ स्पेशल पावर होती है। क्या होती है वो बात करेंगे हम लोग, लेकिन हमारा देश उस समय एक हो जाता उससे लड़ने के लिए, उस आपातकाल का सामना करने के लिए। देश पर संकट के अंदर इसमें ना तो कोई बारिश का बोला गया, ना कोई भूकंप बोला गया, प्राकृतिक आपदा नहीं है इसके अंदर। इसमें बोला गया कि जैसे कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आपस में लोग लड़ने लग जाएं, गोलियां चलने लग जाएं, तो उस संकट को यहां पर यह देखा गया। यदि ऐसा संकट हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर होता है। वो क्या होता है वो चीज देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल एक और पावर दी गई इसको, और वो जो पावर है वो स्पेशल उस समय जब किसी राज्य के ऊपर संकट आए, किसी एक राज्य पर ही, जैसे मान लो कोई भी राज्य, कश्मीर है, उस पर तो आता ही रहता है ना, ऐसा राज्य है, तो उस राज्य के लिए ही राष्ट्रपति को कुछ स्पेशल पावर दी होती है, वहां पर उसको कुछ स्पेशल अधिकार मिलते हैं, और वो अधिकार जिस अनुच्छेद के तहत मिलते हैं वो अनुच्छेद है 356। और जब इन अनुच्छेदों का प्रयोग करता है वो उस राज्य में, तो उसे हम जो है वो बोलते हैं राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल, कि वहां उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा है। आपने सब सुने तो समझ जाना कि वहां पर ये दूसरा बड़ा आपातकाल लग रहा है और वहां पर 356 का प्रयोग किया जा रहा है। वहां पर राष्ट्रपति के पास बहुत सारी विशेष शक्तियां प्रदान हो गई हैं और वहां काफी कुछ अलग कर दिया गया है। ऐसा करते हुए फिर तीसरी एक और है, लास्ट है। इस समय में क्या है, इसमें बोला गया मान लो देश में कोई पैसे को लेकर के संकट आ जाए, वित्तीय संकट, ऐसा तो कभी होना भी नहीं चाहिए, वैसे अभी तक आज तक कभी अपने देश में ऐसा हुआ भी नहीं है। यदि ऐसा हो जाता है तो 360 के तहत राष्ट्रपति को स्पेशल पावर मिलती है वित्तीय संकट में। जैसे मान लो अपने रुपए की वैल्यू खत्म हो जाए, रुपया खूब हो लोगों के पास में लेकिन उसकी वैल्यू ना हो, उसकी कीमत ना हो, तो वो एक वित्तीय आपातकाल है। डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, तो वो वित्तीय शक्ति है। ऐसा होता है तो हमारी सारी जमा पूंजी जाती रहती है, हमारे पैसे का कोई कीमत नहीं होती है और हम लोग कई साल पीछे हो जाएंगे, हमारा देश चौपट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई ये तो कभी ना आए, और आज तक कभी इसका प्रयोग हुआ भी नहीं है, लेकिन इन दोनों का प्रयोग हुआ है। ये तो राज्य में होता ही रहता है, तो है ना, और ये पूरे देश में होता है। अब आपातकाल के अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आपातकाल में ऐसा होता है कि ये हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे मान लो कोई दूसरे देश से आक्रमण हुआ, चाइना से आक्रमण हुआ, तो चाइना से आक्रमण हुआ या पाकिस्तान से आक्रमण हुआ, हम उससे लड़ेंगे। अब लड़ेंगे तो भाई साहब किसी भी जगह पर कोई भी बॉम्ब पड़ सकता है, कुछ भी आक्रमण हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के पास कुछ स्पेशल पावर आ जाती है। एक तो पूरे देश पर हमारी आर्मी का शासन हो जाता है, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति को मिलिट्री कमांडर कहा जाता है, तीनों सेनाओं का सेनापति कहा जाता है, तो पूरी तीनों सेनाएं उसके तहत काम करने लग जाती हैं।
दूसरा, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे छीन लिए जाते हैं यदि इनमें से कोई अधिकार का प्रयोग होता है तो। केवल 2 आर्टिकल को छोड़ करके और सारे के सारे आर्टिकल हमसे छीन ले जाते हैं, हमारे पास वो नहीं रहते हैं। एक तो जब हम कभी कैद में हो तो वो अपराध को लेकर के हम अपना काम करवा सकते हैं। दूसरा, हमारा प्राण और देह की स्वतंत्रता है, लाइफ और फिजिकल फ्रीडम का अधिकार रहता है। बाकी सारे अधिकार छीन ले जाते हैं, घूमना फिरना बोलना सब। अच्छा भी है इससे, शिक्षा वगैरह सब अच्छा भी है, क्योंकि मान लो आपातकाल लग गया, 352 या 56 लग गई, तो हमारे पास अधिकार नहीं होंगे पढ़ने का और घूमने का, तो हम घर में बैठ रहेंगे आराम से, और घर में बैठ रहेंगे, सब बिखरे हुए रहेंगे अपने अपने घरों के अंदर, तो उससे फायदा होगा। यदि आपातकाल नहीं होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे। आप देखो ये इधर आसपास गोपालपुरा, टोंक फाटक, ये जो जयपुर के आसपास का एरिया, आप सोचो तुम्हारे जैसे युवा कितना तैयारी कर रहा होगा यहाँ पर, है ना, सारे के सारे। लेकिन आपातकाल होगा तो ये रहेंगे क्या यहाँ पर, सब अपने अपने घरों में रहेंगे। और यदि ये यहाँ है तो दूसरे देश को पता है ना कि इस देश का युवा कहाँ रह रहा है, फ्यूचर कहाँ तैयार कर रहे हैं, फ्यूचर के जो अधिकारी हैं और फौजी हैं वो कहाँ तैयार हो रहे हैं, बोलो फलानी जगह तैयार हो रहे हैं, 5-10 किलो को उधर ही पटको भाई साहब, सारे सांप हैं। लेकिन यदि आपातकाल होगा, हम यहाँ नहीं होंगे, घर पे रहेंगे, तो इधर पटकेगा तो भी इतनों का नुकसान होगा क्या? किसी एक मकान 2 मकान एक गाँव पे पड़ेगा तो थोड़े बहुत ही जाएंगे, इधर सारे ही चले गए भाई साहब, बहुत सारे लोग चले गए। तो इसका फायदा होता है ऐसा जब भी इसका प्रयोग करवाया जाता है तब। तो ऐसे में ये, और राज्य वाला को तो डबल फायदा होता है, एक तो हमारे को फायदा है, एक सरकार को फायदा होता है। ये राज्य आपातकाल तब लगता है जैसे मान लो अपना राजस्थान है और राजस्थान के अंदर स्थिति खराब हो गई, यहाँ की गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, तो यहाँ का जो राज्यपाल होगा ना वो तुरंत प्रभाव से जाकर के राष्ट्रपति को बोल देगा मेरे राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति जी आप जो है वो 356 का प्रयोग कर दो। कौन बोलेगा? राज्यपाल बोलेगा, राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर होगा। अब यदि राज्यपाल बोलेगा तो देखो, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, इसका चुनाव नहीं होता। और राज्यपाल को कौन बनाता है? मतलब ये इसी का आदमी है। मतलब सभी राज्यों में जो राज्यपाल हैं वो इसके द्वारा बनाए गए हैं। इसके द्वारा बनाए गए मतलब इनडायरेक्टली आप समझ रहे हो किसके द्वारा बनाए गए हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए गए हैं। अब मान लो राजस्थान में कुछ भी गड़बड़ हो गई है, चुपचाप जाके बोल देगा मेरे राज्य में गड़बड़ हो रही है, आप इसका प्रयोग कर दो, बस इसका प्रयोग हो जाएगा। इसका प्रयोग होते ही उस राज्य की गवर्नमेंट डिसमिस। अब सब कुछ सारा का सारा शासन किसके पास? यहाँ वर्तमान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है कि नहीं है? मान लो थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी भी, तो यह आदमी जाके बोल देगा कि नहीं बोल देगा? केंद्र में किसकी गवर्नमेंट? बीजेपी की गवर्नमेंट। वो इस 356 का प्रयोग जल्दी से लगाएगी कि नहीं लगाएगी? क्योंकि इसको लगाते ही राजस्थान में भी कौन सी किस पार्टी का शासन हो जाएगा? कांग्रेस होते हुए भी खत्म। आमतौर पर इसका प्रयोग ऐसे ज्यादा होता है, इस तरह से ज्यादा किया गया 356 आर्टिकल का प्रयोग। खुद के स्वार्थ के लिए ज्यादा करते हैं केंद्र के अंदर जो पार्टियां होती है। आमतौर पर यह प्रयोग तभी ज्यादा हुआ है जब केंद्र में अलग पार्टी हो, राज्य में अलग पार्टी हो। 126 बार इसका प्रयोग हो चुका है अभी तक अलग अलग राज्यों में, 126 बार। सोचो, सब प्रयोग ऐसे ही हुआ है स्वार्थ के आधार पर। छोड़ो, हाथ नीचे करके बैठो, हाथ मत लगाओ मुझे, है ना। तो ये स्वार्थ के लिए ज्यादा होता है इस तरह से। अब सुनो, वित्तीय आपातकाल तो पैसे को लेकर के ऐसे करते हुए 3 शक्तियां इसकी, जिनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, और बाकी डिटेल से हम बात करेंगे पूरी जब इनको कवर करेंगे तब। फिलहाल सामान्य शक्तियों की अपन बात करते हो तो कुछ सामान्य शक्तियां हैं जो इसकी हैं, जो हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सी शक्तियां हैं? 7 तरह की सामान्य शक्तियों को हम डिफाइन करके फिर पढ़ेंगे। जैसे हमारा राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका को लेकर के भी कुछ ना कुछ करता है, एग्जीक्यूटिव को लेकर के। और कार्यपालिका हमारी मैंने आपको बताया था 52 से लेकर के कहां तक थी? 78 तक थी। यहां पर इसके जो अनुच्छेद होंगे उनकी हम बात करेंगे, कुछ बातें बिना अनुच्छेदों के भी करेंगे कि एग्जीक्यूटिव को लेकर के राष्ट्रपति क्या क्या करता है। ऐसे ही हमारी एक पावर होगी जिसे हम बोलते हैं व्यवस्थापिका शक्ति, लेजिस्लेटर पावर, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री पावर। क्या व्यवस्थापिका को संसद भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो संसदीय शक्तियां क्या है वो बात करेंगे हम लोग। जैसे मान लो हमारा राष्ट्रपति जो है वो साइन करता है तभी कोई कानून बनता है। देखो, आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम में से कोई ना कोई बताएगा, जिसको पूछूंगा वही बताएगा। मान लीजिए हमारे देश, मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी शक्तियां हैं। जैसे एक और शक्ति मैं लिख देता हूं, न्यायपालिका शक्तियां। हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखना। न्यायपालिका शक्ति, ये 3 तरह की शक्तियां हैं। कोई भी काम दे सकता है आपसे। जैसे मान लो काम दिया कि हमारे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई कानून बनता है। प्रेसिडेंट जब सिग्नेचर करता है तभी कोई कानून बनता है। सही बात है कि नहीं है? खूब कानून बना के देख लिया अपन ने। ये राष्ट्रपति की किस तरह की शक्ति है तू बताना पीछे। ये राष्ट्रपति की किस तरह की शक्ति है तीनों में से?
कार्यपालिका। कैसे कार्य कर रहा है? कौन सा कार्य कर रहा है? किसी भी कानून पर साइन कर रहा है तो ये किस तरह की शक्ति है? वो कानून बन रहा है उसके साइन होने से, तो वो किस तरह की शक्ति है? कार्यपालिका। कार्यपालिका शक्ति इसने बताया, तो फिर कैसे है वो कार्यपालिका? बोल भाई, बोल भाई। न्यायपालिका कौन बोला? कैसे? और कानून कौन बनाती है? तो फिर न्यायपालिका कैसे बोला तू? रक्षा कर रहा है कि फैसला सुना रहा है? जज का काम कर रहा है वो। तो कौन बताएगा? बताओ। यदि राष्ट्रपति के साइन होते ही कोई कानून बन रहा है तो वो किस तरह की शक्ति है? लागू व्यवस्थापिका करती है क्या? एग्जीक्यूटिव जो है वो तो अप्लाई करती है, बनाती कौन है? और मैं बनाने का ही तो पूछ रहा हूं, कानून बनता है तो ये पावर कौन सी होगी? लेजिस्लेचर पावर होगी। ये जो पावर है वो 79 से 123 के बीच में कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल में लिखी होगी। कोई ना कोई आर्टिकल होगा जिसमें लिखा होगा कि अनुच्छेद ऐसा करते ही फिर किया जाता है। तो ध्यान दे, एकदम हाथ को नीचे कर, हाथ नीचे कर, है ना। तो उसके बाद में ये चीजें हमें पता चलेंगी कौन सा कहां है। ये नॉर्मल सी पावर है। अब की बार पूछ रहा हूं, अब की बार बताना, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति का कौन से टाइप का पावर है? बताओ। अरे न्यायपालिका का जज कौन होते हैं? तो वो नियुक्ति यहां होगी कहीं ना कहीं, वो नियुक्ति यहां होगी कहीं ना कहीं, यहां से लेकर के यहां तक कोई ना कोई आर्टिकल होगा जिसमें लिखी होगी वो बात, तो वो न्यायिक शक्तियां होगी, वो इधर लिखा होगा कुछ ना कुछ। समझ रहे हो? और सुनो, इसके अलावा और भी पावर है, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के साइन होने से ही क्या होता है? संसद में पेश किया जा सकता है। तो ये जो वित्तीय शक्तियां हैं उनके अंदर हम उसको शामिल कर सकते हैं क्या? बताओ। धन विधेयक को शामिल कर सकते हैं क्या? राष्ट्रपति के साइन होते ही कोई धन विधेयक हम लोग लोकसभा में पेश कर सकते हैं? बिना राष्ट्रपति के साइन के कर सकते हैं क्या? ये राष्ट्रपति कौन सी शक्ति होगी? वित्तीय, क्योंकि पैसे संबंधित है। संचित निधि से पैसा किसकी अनुमति से निकाला जा सकता है? सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे, उसके बाद लोकसभा में, उसके बाद तो संसद की अनुमति लेंगे, लेकिन संसद में भी सबसे पहले किसकी? तो वो इसकी कौन सी पावर होगी? ये डिफाइन होता है, ऐसे डिफाइन होता है। कहां मोटी बुद्धि करके बैठे हो तुम लोग? बहुत कुछ सफर तय करना है, भागने के लिए तो तुम तैयार हो ही नहीं। तुमसे रेंगा नहीं जा रहा, जो तुम कह रहे हो कि सर हमें भगा दो, आकाश में फेंक दो, में रेंगने लायक नहीं हुए तुम अभी तक। जंग लगी हुई तुम्हारे, पहले जंग तो उतारो कम से कम, उसके बाद आगे बढ़ोगे तुम। वित्तीय शक्तियों के अलावा कुछ और शक्तियां हैं जिसकी हम बात करेंगे, सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्ति, जैसे तीनों शक्तियों का, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? वो इधर बात करेंगे, है ना। और भी इसमें कुछ बातें होंगी वो करेंगे। इसके अलावा कुछ पावर है कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। कूटनीतिक शक्ति का मतलब क्या होता है वो देखेंगे, कूटनीति क्या होती है। और एक पावर है राज्यों से संबंधित, राज्यों से संबंधित, स्टेट से रिलेटेड क्या पावर है? जैसे राज्यों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऐसी पावर यहां होगी जिसका हम बात करेंगे। ऐसे पूरी डिफाइन करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। उतारो छापो इसको ऐसे कैसे, राष्ट्रपति की शक्तियां लिख के लिखो लिखो। छोरो, वास्तव में घर वालों के सपने पूरे करने हैं तो हकीकत में जी जान से लग जाओ, और जो पढ़ रहे हैं उसको सही तरीके से पढ़ो, नहीं बाद में पक जाओगे और पकने के बाद कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा उसके बाद में। जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको तरीके से पढ़ो, अपने आप को जागरूक रखो। मास्टर तुम्हें दो बात बोलता है, पढ़ने का मन करता है फाड़ के फेंक देंगे। आज तो घर पे जाते किताबों को पूरा का पूरा, और घर पे जाते जोश ठंडा हो जाता है। इसके पीछे वजह है कि तुम मोटिवेट नहीं होते। और मोटिवेशन, जो आदमी सेल्फ मोटिवेट होने लग जाता है ना, वो आदमी को भाई साहब कामयाब होने से कोई नहीं रोकता। और सेल्फ मोटिवेट होने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो हमें मोटिवेट करे। हमारे कुछ सपने ऐसे हो ताकतवर जो हमें सेल्फ मोटिवेट करें, कि जब भी नींद आए तब हमें वो जगाएं कि उठ, कैसे सो सकता है, तेरे को ये भी करना है, तेरे को ये भी करना है। उतार लिए? अब एक एक पावर की हम डिटेल से बात करेंगे। मुझे उम्मीद है हम क्या पढ़ने वाले हैं ये तो तुम समझ गए होंगे,
है ना। और इसको लेकर के ये कार्यपालिका शक्तियाँ क्या क्या होती हैं वो सारी देखेंगे, व्यवस्थापिका को लेकर क्या करता है। और अभी तक ये जो पढ़ेंगे ना, अब तुम्हारी जंग उतारी है इतने दिन तुम्हें, अब तुम्हें दौड़ने का समय आ गया तुम्हारा। और ये बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पहले से आती होंगी, अब तो तुम्हें हाँ में हाँ मिलाना, हाँ गुरुजी हाँ, और हाँ में हाँ वही मिला सकता है जो वास्तव में तैयार करके आया होगा और जिसको चीज़ें याद होंगी। जिसने चीज़ें याद नहीं की ना तो फिर वो यहाँ से पिछड़ना शुरू कर देगा। अभी तक मैं तुम्हें खींच रहा था, अभी तक जितना भी समय था उस समय में मैं तुम्हें खींच रहा था वास्तव में, अगर छोरा आ गया और आ गया हो। अब वही आगे चलेगा जो वास्तव में खुद चलेगा वही, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएंगी कहाँ क्या चीजें हो रही है, किस तरह से। आपको पिछला चीजें जितना भी पिछले वाली चीज पढ़ाया है वो सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, है ना, तब जा करके ये चीजें काम आएंगी, फिर अच्छा लगेगा तुम्हें, ज्यादा नहीं। क्योंकि अब जो भी तुम पढ़ोगे ना उसका 50% तुम्हें याद है, तुम्हारे दिमाग में है। कोई चीज हमें पहले से आती है उससे हम लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो इसको देख कर लेना, तुम लोग पढ़ लेना दोबारा से, नोट्स वोट्स नहीं बनाए हुए तो सारे वीडियो में डाल रहा हूँ, उन वीडियो में देख लेना। हम लोगों ने पहले पढ़ा तो वो सारी चीज़ें एकदम वैसे के वैसे याद आ जाती है। इस ऑनलाइन का फायदा उठाया करो तुम लोग बहुत शानदार तरीके से। उधर नहीं पढ़ो, इधर चला के देख लिया करो, इधर बैठ जाया करो, इसमें चला के देख लिया करो, है ना। तो वो देखो तुम लोग, तब जाके चीज़ें होगा। उतार दिए इधर। अब यदि उतार दिए हैं तो हम एक एक शक्ति का बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका को लेकर के हमारा राष्ट्रपति क्या करता है वो देखेंगे। तो अलग से हेडिंग बना लो, एग्जीक्यूटिव पावर की, कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका में देखो क्या आता है। सबसे पहले हम 53 से लेकर 78 के बीच के जो आर्टिकल है उनकी बात करें तो शुरुआत होती है आर्टिकल 53 से, जो आपको पहले से ही पढ़ रखा है आपने। आर्टिकल 53 है, 52 से है, लेकिन सारों में थोड़ी है, 52 से है लेकिन सब में थोड़ी। 52 में क्या लिखा हुआ है, उसमें है क्या पावर, कोई है क्या, नहीं है। तो वो 52 से 62 तक, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पूरा का पूरा पूरी यात्रा तय करेंगे। मैं ये बता रहा हूं कि यदि ये पावर बात करेंगे तो हमारी एग्जीक्यूटिव यहां पर लिखी हुई है, इसका मतलब कुछ आर्टिकल हमारे ये काम आएंगे जिसमें राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर होगी। तो 52 तो पढ़ा चुका मैं पहले ही तुम्हें, वैसे 53 भी पढ़ा चुका, लेकिन वहां पर क्या थी, पावर थी, इसलिए दोबारा आया है। और हम भी क्या पढ़ रहे हैं, पावर पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पावर। तो 53 में लिखा गया है कि हमारे देश की सारी कार्यपालिका शक्तियां किस में है, इसी में लिखा हुआ है कि हमारे देश का एग्जीक्यूटिव जो हेड है, कार्यकारी जो प्रमुख है, वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये बात इसी में लिखी गई है। अब जब भी आप लिखो तो ऐसे लिख करके लिखना अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद लिखना और अनुच्छेद लिख करके और अंग्रेजी के अंदर आर्टिकल लिखना, आर्टिकल, और इनको ऐसे अनुच्छेद के समेत हेडिंग बनाना और फिर आगे लिखना भाई इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे जब भी आर्टिकल के साथ बात हो, तो बिना आर्टिकल के बात हो तो ऐसे सीधा एरो का निशान लगा के इस तरह से लिख लेना हर पावर के अंदर। इसी तरह से एकदम अच्छे अच्छे नोट्स बनाना ताकि आगे से चीज़ें काम आई हमें। अब 53 के अनुसार तो हमें पता चल गया, दूसरी बार आया हमारे सामने 53 कि कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और उसके बाद हमें पता है कि 62 तक तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ 52 से 62 तक राष्ट्रपति था, उसमें किसी में पावर नहीं थी, उसके अंदर उसका चुनाव है, ये सब है, कुछ भी नहीं है। फिर 63 से लेकर के और 71 तक जो है वो उपराष्ट्रपति है। अब उपराष्ट्रपति के अंदर भी इसकी कोई पावर नहीं है, तो यहाँ तक भी कोई पावर उसकी नहीं है। फिर उसके बाद में जो पावर आती है उसकी वो कौन सी आती है, देखो अपने यहाँ मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री और मंत्री लोग करते सब कुछ है, लेकिन उनके आर्टिकल बहुत कम है संविधान के अंदर, है ना। 74 और 75 के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रियों का जिक्र किया गया है। 74 में तो कहा गया कि वो होंगे, 74 वाले आर्टिकल में, कि हमारे देश की सहयोग और सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा और एक उसकी टीम होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, मंत्रिपरिषद। इसमें बोल तो रखा है लेकिन उसमें राष्ट्रपति की पावर थोड़ी है, उसमें वो तो पावर को खाओ रहे हैं, तो इसलिए इधर कुछ नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति की पावर है इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल में, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी नियुक्ति कौन करता है भाई, बताओ पावर हुई कि नहीं हुई कि इनको वो बना रहा है, तो अपने आप में एक पावर है। तो ये पावर 75 के अंदर है, 74 में तो इनको बनाया गया भाई ये होंगे और इनको फिर ये बनाएगा, ऐसा लिखा गया। फिर एक और आर्टिकल है 76 नंबर का आर्टिकल, जो काफी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें देखो एक पद बनाया गया बहुत शानदार तरीके से, और उस पद का नाम है महान्यायवादी। महान्यायवादी
इसे हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अंग्रेजी में एजी लिखा हुआ था। कई बार जब भी न्यूज में कोई समाचार आता है इसको लेकर के तो एजी लिखा हुआ था। तो इस एजी ओजी सुनोजी के बारे में पूरा ध्यान रखना है तुम्हें कि ये मामला है क्या चीज। तुमने नाम सुन रखा होगा इसका बहुत शानदार तरीके से, मायावती। नहीं भी सुन रखा तो आज सुन लिया तो भाई साहब जिंदगी में खूब सुनोगे। अभी तक तो तुम छोटे बच्चे थे, छोटी शरारतें करते थे, लेकिन बड़े हो गए, अब बड़ी शरारतें करने के लिए ऐसे बड़े बड़े लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो न्यायवादी क्या होता है सुन लो ध्यान से। फिलहाल मैं ये इसलिए लिखा रहा हूं इधर क्योंकि हम राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र कर रहे हैं, और ये राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र में इसलिए जिक्र हुआ क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है, इसका अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है भाई, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसलिए हम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं कि न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। पावर है कि नहीं है कि मैं न्यायवादी बनाता हूं। और न्यायवादी कौन है सुनना। वैसे नाम इसका न्याय से संबंधित है तो फिर ये आदमी भी न्याय से संबंधित है। आमतौर पर क्या होता है, मैं सीधे शब्दों में आपको बताऊं, हमारे ऊपर कभी भी कोई भी केस होता है या किसी पर भी कोई केस होता है ना, तो हम लोग न्यायपालिका से संबंधित बहुत सारी चीजें जानते नहीं है। हमें नहीं पता होता कि हम कोर्ट में जाके क्या बोलें, किस तरह से कार्रवाई करें। इसलिए इन सब के लिए हम लोग एक वकील को नियुक्त करते हैं, एक एडवोकेट बनाते हैं हम लोग, और उस वकील को फीस देते हैं। वो हमारी तरफ से पैरवी करता है, न्यायपालिका में जाकर अपना पक्ष रखता है। होता है कि नहीं होता जब अपने पे केस होता है तब। लेकिन सोचो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, इस पर तो आए दिन केस होते ही रहते हैं। भारत सरकार पर आए दिन केस होते रहते हैं। जैसे कोई भी भर्ती हुई है, उस भर्ती को कोई भी चैलेंज किया गया, उसका कोई पेपर लीक हो गया, उसको लेकर कोर्ट में केस गया तो वो सरकार पे केस है। मंदिर मस्जिद को लेकर कोई बात हो गई तो उस पर सरकार को निर्णय लेना है तो वो सरकार पर केस है। सरकार ने कोई कानून बनाया, उसको न्यायपालिका में चैलेंज कर दिया गया तो वो सरकार पर केस है। कश्मीर को जो यूटी बनाया गया, वो 35 बैठाया गया, सब बैठाया गया, तो वहां पर केस हुआ उनके ऊपर, वो सरकार पर केस था। सरकार पर आए दिन केस होते ही रहते हैं भाई साहब। अब सरकार पर केस होते रहते तो मोदी ये लोग सारे, जरूरी थोड़ी है कि सारे वकील बन जाएं, सारे मंत्री लोग वकील हों, ऐसा जरूरी थोड़ी है। और ये तो काम कब करेंगे, फिर इधर कोर्ट में खड़े रहेंगे सारे के सारे। फिर क्या करेंगे, ये वकील करेंगे इन सब केसों के लिए। वकील को देंगे 5 रुपए, बताएंगे 100 रुपए, 95 रुपये खुद की जेब में डाल लेंगे, लफड़ा कर देंगे ऐसे तो, क्योंकि आए दिन उनको वकील करना ही पड़ेगा। हमारे संविधान निर्माता बहुत समझदार थे, देश का खर्चा बचा दिया, और देश का खर्चा बचा करके इन सबको बोला गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारे ऊपर यदि केस होते हैं तो तुम्हारे लिए वकील भी हम बना रहे हैं परमानेंट। और आर्टिकल 76 में भारत सरकार का वकील बनाया गया, जो भारत सरकार की पैरवी करता है न्यायपालिका में। जब भी न्यायपालिका पर केस होगा तो उसकी पैरवी वो करेगा, परमानेंट है, उनको कोई जज करने की आवश्यकता नहीं है और कोई वकील करने की आवश्यकता नहीं है। और उस भारत सरकार के वकील का नाम ही क्या है, बोलो समझे कि नहीं समझे। तगड़ा आदमी था कि नहीं था, दिमाग में छाप लेना। मुझे उम्मीद है परमानेंट रहेगा ये, है ना। लेकिन इसके बारे में कुछ और बातें हो रहा है, वो परमानेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें खुद को पढ़ना पड़ेगा, और वो काम तो तुम करते ही नहीं हो, तो फिर कहां से परमानेंट होगा वो चीज, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं होगी, और इससे तुम नौकरी लगोगे नहीं, जो मैंने बताया उससे बस कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम लग सकते हैं, नहीं यार लग सकते हैं, आता तो है मेरे को, आता तो है। ये थोड़ा ज्ञान है जो उछल उछल के बाहर आएगा बस, है ना। और ये तुम्हें मैदान भी नहीं छोड़ने देगा और लगने भी नहीं देगा। इसलिए अधूरा ज्ञान बहुत बुरा होता है। अधूरा कभी लेना ही नहीं चाहिए, या तो एकदम जीरो रहो या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो, बीच में मत भटको कभी भी। अब सुनो, देखो यहां पर क्या है, यही नहीं है, इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये कितने समय के लिए बनता है, कार्यकाल कितना है इसका, तो इसका कार्यकाल है भाई साहब 3 साल का। 3 साल के लिए इसको बढ़ाया जाता है, 3 वर्ष। दूसरा, यहां पर इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें जो ध्यान रखनी है। इसके कार्य और शक्तियां, पावर एंड फंक्शन बहुत तगड़े हैं कि ये क्या क्या काम करता है, कौन कौन सी पावर इसके पास में है। भारत सरकार का वकील है ना, तो इसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक, इसकी योग्यता भी बहुत कुछ है, इसकी क्वालिफिकेशन की, कौन आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट, ये भारत सरकार का वकील बन सकता है। ये योग्यता भी तुम्हें परमानेंट याद होनी चाहिए, क्योंकि योग्यता जान करके तुम्हें ऐसा लगेगा, अच्छा गुरुजी भारत सरकार इतने तगड़े आदमी को, इतने क्वालिफाइड आदमी को अपना वकील बनाती है। इसलिए याद रखना, सुनो, हमारी भारत सरकार का वकील वो आदमी बनता है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान जो है, जज के समान इसकी क्या होती है, क्वालिफिकेशन होती है। सोचो कितना तगड़ा आदमी होगा जज, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट का जज, जो जज बन सकता है वो वकील बनता है। वकील में जज में अंतर तो होता ही है, तुम्हें पता है।
तो जज की ज्यादा क्वालिफिकेशन होती है एक वकील की? जज तो जज होता है यार। तो जो जज होता है वो इनका न्यायवादी बनता है। तो हाई कोर्ट का भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट, उसकी समान इसकी होती है। इस जज की क्या योग्यता होती है वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब बात करेंगे भाई क्या क्या योग्यता है। फिलहाल आप एक अंदाजा लगाओगे, गुरु जी इतनी बड़ी बात, ये तो तगड़ी बात है। और सुनो देखो, और इसकी शक्तियां और पावर के अंदर यदि अपन बात करें तो ये भारत सरकार का वकील होने के नाते कुछ स्पेशल पावर रखता है। एक तो ये कि देश का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है, सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, इससे बड़ा कोई न्यायिक अधिकारी है ही नहीं। फर्स्ट जुडिकल ऑफिसर माना जाता है इसको, पहला न्यायिक अधिकारी, क्योंकि भारत सरकार का वकील रह गया इसलिए। दूसरा, इसके पास कुछ और पावर है, और पावर यह है कि हमारी जो लोकसभा है और हमारी जो राज्यसभा है, इस दोनों की कार्रवाई में ये जाकर के बैठ सकता है, इसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। ये पावर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि और कोई नहीं जा सकते। मैं चाहूं, तुम चाहो तो इधर जाके नहीं बैठ सकते। यदि कोई राज्यसभा का आदमी है और वो लोकसभा में बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकता, वो ही नहीं बैठ सकता, तो हम कहां से बैठ सकते हैं? जब यहां का आदमी इधर नहीं जा सकता और अटॉर्नी जनरल इधर का नहीं होता और फिर भी वहां जाके बैठ रहा है, तो उसकी पावर हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि वो भारत सरकार का वकील है। और उसको ऐसी पावर इसलिए दी गई है क्योंकि कोई भी कानून बनेगा काल नए, तो वो कानून यदि गलत है, सही है, न्यायपालिका में जाएगा तो जवाब किसको देना पड़ेगा रे? वकील को देना पड़ेगा। छोरा तू पीछे कैसे जाके बैठा, आगे वाले पे बैठता ना, बहुत रिलैक्स होके जाके बैठ गया। हो जाने दे, थोड़ा सा और हो जाने दे। ये दर्द तेरी जिंदगी दे दर्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो जिंदगी का दर्द बहुत भयंकर है जो हमें आगे देने वाली है, उससे सस्ता नहीं है ये। तो सुनो देखो आगे क्या हुआ, कोई बात नहीं, बैठा रहे बेटा। अब देखो आगे, भारत सरकार जब कानून बनाए तो हमारे संविधान ने कहा है कि बेटा इनके पास में चिपक के बैठे रहना, पता नहीं क्या क्या हो, तेरे सामने होनी चाहिए सारी चीजें, तो न्यायपालिका में जवाब तो आसानी से दे सकता है। इधर इसलिए उसको बिठाया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर इधर का इधर ही नहीं बैठ सकता। तो मैं आपको एक और नॉलेज की बात बता देता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट की मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी मैं बता सकता हूँ। सुनो ध्यान से, हमारी पार्लियामेंट की जब मीटिंग होगी तो उसमें एमपी ही भाग लेंगे, लोकसभा का लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा का राज्यसभा में जाएगा, दोनों इधर उधर भी नहीं जा सकते। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जो यदि लोकसभा के हैं तो राज्यसभा में जा सकते हैं, राज्यसभा के तो इधर उधर जा सकते हैं, और यदि इनके नहीं है तो भी वहां जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन है सुनो, एक आदमी के बारे में तो पता चल गया ना आपको, एज अटॉर्नी जनरल, ये जा सकता है। दूसरा, यदि किसी भी आदमी को भारत रत्न प्राप्त है, भारत रत्न मिला है, सबसे बड़ा अवार्ड है ये, बहुत बड़ा है, और वो जीवित है, तो वो आदमी इधर भी बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है, यदि यहाँ का मेंबर नहीं है तो भी। और एक जो है वो कोई भी हमारी भारत सरकार का मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, मंत्री और प्रधानमंत्री पद पे हैं तो भी, इधर का है तो भी इधर जाके बैठ सकता है, इधर का है तो भी इधर, और दोनों का नहीं है तो भी वहां जाके बैठ सकता है। तो आपके मन में ये तो होगा ना कि यदि कोई आदमी दोनों का नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं, और यदि दोनों का नहीं है और प्रधानमंत्री और मंत्री बन गया तो यहां जाके बैठ सकता है ना, इसलिए अधिकार दिया गया इनको। तो यदि कोई आदमी यहाँ का आदमी नहीं है और मंत्री या प्रधानमंत्री बन गया तो कितने दिन तक बन सकता है, पद पर रह सकता है वो? बहुमत रहने तक तो प्रधानमंत्री रहेगा, वो तो इधर रहेंगे तो भी रहेगा वो तो। कोई व्यक्ति यदि मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है तो वो कितने दिनों तक संसद के अंदर जाके बैठ सकता है, कितने दिन तक इस पद पे रह सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, पार्लियामेंट की सदस्यता। अब याद आ रहा है ना, हाँ, तो वो दोबारा रिवीजन नहीं किया इसलिए याद आता है वो। ऐसे कर्ण अर्जुन जैसी आदत ताजा तभी होती है, हाँ यार देखो हुआ तो लग रहा है ऐसा था तो सही। फिर बैठा बैठा मेरे जैसे मास्टर ऐसे बोलेंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे, अब ये आएंगे जब तक और कोई आ जाएगा और फिर वो सिलेक्शन ले जाएगा। मेरे कर्ण अर्जुन जिस दिन आ गए ना उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो उसके लिए तुम्हें रोज पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारी यादें एकदम ताजा रहेंगी। तो सुनो फिर यहाँ पर 6 महीने का बाद जो मैंने बताई तुम्हें, इसमें एक और चीज याद रखना, वो बहुमत वाली बात तो ये थी कि भाई साहब बहुमत तो तब तक रहेगा जब तक पद पे रहेंगे वो, बहुमत तो रहता है जब भी बनते हैं। अब ऐसा यदि है तो तीनों आदमी के पास ये अधिकार है कि ये इधर जाके बैठ सकते हो और कोई नहीं बैठ सकता, क्लियर? लेकिन जो भी हो ये भी ध्यान रखना, कोई भी बिल यदि यहाँ पर रखा जाता है पास होने के लिए, तो उस बिल पर यदि वोटिंग होती है, वोट पड़ते हैं,
तो उस वोट में वही लोग भाग लेते हैं जो इस सदन के सदस्य हैं। यदि कोई ये यहाँ बैठा है तो वोटिंग में भाग नहीं लेगा, यदि ये आदमी यहाँ बैठा है तो नहीं लेगा, यदि कोई मंत्री या प्रधानमंत्री इधर का है यहाँ के बैठ गया तो भी वोट नहीं देगा। समझ गए क्या? जो जिस आदमी जिस सदन का है वही वोट देगा, बाकी के बैठे बैठे देखेंगे। क्लियर? ऐसा होता तो फिर भाई साहब राज्यसभा के अंदर कोई बिल लाता और मोदी अपने सारे मंत्रियों को ले जाके इधर बिठा लेता और बोलता तुम दो वोट इधर, और पास करवा लेता। होता कि नहीं होता? तो दिस इज कॉमन सेंस, याद रख लेना। अब आपको पता चला कि नहीं पता चला कि महान्यायवादी क्या होता है? हमारे देश का पहला जो महान्यायवादी बनाया गया था, प्रथम अटॉर्नी जनरल, पहली बार जिस आदमी को बनाया गया था उसका नाम था MC शीतलवाड़। इनको जो है वो बनाया गया था। और आज वर्तमान के अंदर कौन सा है वो चीज याद रखनी है कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। तो याद रखना उसका नाम है R वेंकट रमणी जो है वो इस पद पर बैठा हुआ है। बोलो, याद हो जाएगा। रमणी है तो इसका मतलब ये मत कर देना कि ये महिला है, ये आदमी है, बस नाम ही रमणी है। समझ गए? अभी बना है, ये कुछ दिन पहले ही बनाया गया है। और इससे पहले जो थे, इससे पहले जो बन रखे थे यहाँ पर, उनका नाम आप जानते हो? नहीं जानते? कोई बात नहीं, नहीं जानते तो अभी इसका याद रख लेना, जरूरी थोड़ी सारी बातें ही ध्यान रखो। इसको लेकर कुछ मसले हैं जो मैं आपसे चर्चा करता, लेकिन अभी थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए अपन लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। और फिलहाल बात करते हैं हम अगली शक्ति को लेकर के जो हमारे राष्ट्रपति की थी। तो 76 तक बात हो गई। उसके बाद आता है हमारे आर्टिकल का 77 जो राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र करता है। और इसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ देश भारत सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के सभी कार्य, इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑल वर्क हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये बात इसमें लिखी गई है। भारत सरकार का काम मतलब आपने यदि ऐसा सुना है ना, भारत सरकार ने ये किया, भारत सरकार ने वो किया, तो 77 ये कहता है कि ये सारा काम किसके नाम से होगा? वो 53 में 77 में अंतर है। 53 में तो सारे कार्य आ गए, देश के सारे कार्य, इसमें भारत सरकार के काम आ गए। यदि भारत सरकार का कोई भी ऑर्डर है, कोई भी चीज है, तो वो राष्ट्रपति का होगा। 53 में सारे कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हेड था वहां पर। समझ रहे हो? तो ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा सिमिलर से हैं, लेकिन इसमें भारत सरकार बोला गया। दूसरा 78 जो लास्ट वाला है आर्टिकल को लेकर के पावर राष्ट्रपति की कार्यपालिकाओं में, तो वो लास्ट है, वो उसमें ये कहा गया है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जो है उसकी प्रयोग करने के लिए यदि हमने PM को बनाया, प्रधानमंत्री को बनाया, तो राष्ट्रपति को कुछ पता ही नहीं होगा कि देश में कहाँ क्या हो रहा है। और प्रधानमंत्री बोलेगा ये साइन कर दे तो फिर वो बोलेगा क्या है, नहीं करो, तो बोले नहीं कर दे, तो फिर करना ही पड़ेगा बेचारे को। तो राष्ट्रपति चाहे तो ये सूचना ले सकता है कि भाई मेरी शक्तियों का प्रयोग हो कहाँ रहा है, बताओ तुम इसको लेकर क्या काम कर रहे हो, तो कोई भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये 78 को लेकर। आर्टिकलों को लेकर के यहां तक की कार्यपालिका शक्ति थी जो हमें याद रखनी है। अब कुछ ऐसी कार्यपालिका शक्ति हैं जो बिना आर्टिकल के हैं, वो हमें याद रखनी है, और वो कई अलग अलग तरीके से हैं, उसको लेकर के आप याद रखना। देखो, हमारे देश में बहुत सारे कमीशन बने होते हैं, आयोग बने होते हैं सेंट्रल लेवल के, केंद्रीय आयोग। और जो सेंट्रल जो कमीशन है उनमें आपने नाम सुना हो केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय महिला आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, UPSC जिसको अपन बोलते हैं। ऐसे कमीशन बने होते हैं अलग अलग कामों के लिए। बोलो, नाम सुन रखा है कि नहीं? इन आयोगों का सबका एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष, और अध्यक्ष के अलावा कुछ और आदमी भी होते हैं, अन्य सदस्य भी। अब इसमें क्या होता है, आमतौर पर अध्यक्ष उसको बनाया जाता है जो कोई ना कोई सीनियर IAS या IPS, ज्यादातर IAS को ही प्रायोरिटी दी जाती है। कोई सीनियर IAS है, रिटायर्ड IAS हो, ऐसे आदमी को यहां पर अध्यक्ष बनाया जाता है इस आयोग के अंदर। और ऐसे ही जो पढ़े लिखे लोग हैं, CGL वगैरह, SSC पास करके तुम लोग SSC एग्जाम दो, इनकम टैक्स मिला या कोई भी ऐसा कोई अच्छा पद मिल गया, तो उसके बाद में यहाँ पर अन्य सदस्यों में आपको भेजा जा सकता है। और UPSC की भर्तियों के माध्यम से इधर जाते हैं, तो वो अन्य सदस्य ये भी सरकारी कर्मचारी होते हैं। और यदि ये सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारियों को मैंने कार्यपालिका में शामिल किया था कि नहीं किया था? वो कैसी कार्यपालिका थी? वो नौकरशाह कहलाई थी। और क्या वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव थी कि नहीं थी? स्थायी कार्यपालिका थी कि नहीं थी? अब ये सरकारी कर्मचारी हैं। मैं तुम्हें कहूं कि केंद्रीय लेवल के सभी जो अध्यक्ष हैं और सभी अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इन सबको राष्ट्रपति बनाता है।
तो आप इसे राष्ट्रपति की कौन सी टाइप की शक्ति बोलेंगे? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, या फिर ऐसे और कोई? कौन से प्रकार की शक्ति बोलेंगे? यह राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी। तो ऐसे धीरे धीरे क्या बोल रहे हो, ढंग से बोलो, मैं कौन सा थारो जेठ थोड़ी लागू यार, हैं? बोलो आराम से, गलत है तो कोई बात नहीं। तो यहां पर ये कार्यपालिका शक्ति है। और याद रखना, फिक्स कर लेना एकदम, सेंट्रल लेवल के जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष, या आप तो अध्यक्ष छोड़ो, केंद्र लेवल की कोई भी नियुक्ति हो, सेंट्रल लेवल का कोई भी अपॉइंटमेंट हो, वो सारी नियुक्ति राष्ट्रपति से करवाना आंख बंद करके। और राज्य लेवल की जो नियुक्ति हो वो आंख बंद करके किससे करवाएंगे? इसमें एक ही अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है, अपवाद भी है। अपवाद यह है कि हाई कोर्ट जो है वो राज्य लेवल पर होता है, और हाई कोर्ट के जज यदि राज्य लेवल पर हैं तो मेरे अनुसार राज्यपाल द्वारा बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ राज्यपाल नहीं बनाता, इनको भी कौन बनाता है? राष्ट्रपति। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप राज्यपाल द्वारा बना दोगे तो राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? सीएम। और सीएम की पसंद के हाई कोर्ट में होंगे कि नहीं होंगे? फिर तो और भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हाई कोर्ट के जज जो है ना वो राष्ट्रपति से बनवाना, ये अपवाद है। बाकी के राज्य लेवल के सारी नियुक्ति किससे करवाओगे? यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, स्टेट लेवल, तो कौन बनाएगा? हो गया फिक्स एकदम। शपथ को पहले ही फिक्स था तुम्हारा। केंद्र लेवल की सारी शपथ कौन? राष्ट्रपति। राज्य लेवल की कौन? बस केवल उन दोनों का ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को सीजीआई और राज्यपाल को कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वो त्याग पत्र को लेकर के था उपराष्ट्रपति, वो एक दूसरे को देने वाला वो त्याग पत्र था। तो ऐसी कुछ चीजें याद रख लोगे। इस तरह से हमारी ये पहली पावर थी राष्ट्रपति की, जो हमने बात की है कौन सी? कार्यपालिका को लेकर ये सारी काम करता है। बोलो कोई डाउट इसमें? तो लिखना शुरू करो, फिर लिखो फटाफट से। कार्यपालिका शक्ति हेडिंग बना ली। अब इसके अंदर अनुच्छेद 53 हेडिंग बनाओ। ऐसे जो भी मैं अनुच्छेद लिखा हूं तो ऐसे अनुच्छेद लगा लगा के लिखना। अनुच्छेद 53 में लिखना है, देश का कार्यकारी प्रमुख, देश का कार्यकारी प्रमुख, एग्जीक्यूटिव हेड, राष्ट्रपति होता है। कार्यकारी प्रमुख, एग्जीक्यूटिव हेड, राष्ट्रपति होता है। उतार दिए? नेक्स्ट, आर्टिकल 75, क्योंकि 74 में उसकी पावर नहीं है, उसमें केवल ये बोला ही गया है कि भाई ये होंगे, पीएम और बोल होंगे। आर्टिकल 75 में लिखो, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर लिखो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की हेडिंग बना देना, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, कार्य और शक्तियों तक आ जाओ। ये कार्य और शक्तियां बोल के लिखाऊंगा फिर कि क्या क्या काम करता है ये, इसमें नंबर लगा लगा के लिखेंगे। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, ये सब लिखो। कार्य और शक्तियों तक आ जाना, ये बोल के लिखाऊंगा, नंबर लिख लिख करके। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, टेन्यूर जो है वो 3 साल का, क्वालिफिकेशन, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। ठीक है। अब कार्य और शक्तियों में नंबर 1 में लिखना,
हर दिन तुम्हारा अचीवमेंट होना चाहिए। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने क्या देखा, हमने कितना पढ़ा। तुम्हें ये देखना चाहिए कि हमने 1 घंटे में क्या देखा, हमने 1 घंटे में कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। तुम्हारी उम्र में थोड़ा सा हमारे 1 घंटे की वैल्यू क्या मिली हमें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी क्लास में बैठे होते हैं, 1 घंटा हो जाता है, फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने इस घंटे में क्या सीखा, तो पता चलता है कुछ नहीं सीखा, तो फिर वो समय खराब है ना, और वो तुम्हारे लिए बहुत दुखदायी है। तो कुछ सीखते रहो बस, तुम्हारी उम्र में ये है ज़्यादा। लिखो नंबर 1, यह है भारत सरकार की ओर से वकील होता है, इंडियन गवर्नमेंट की ओर से एडवोकेट होता है। यह भारत सरकार की ओर से वकील होता है जो न्यायपालिका में, भारत सरकार की ओर से वकील होता है जो न्यायपालिका में, जुडिशरी में, केंद्र सरकार की ओर से, जो न्यायपालिका में केंद्र सरकार की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सुनवाई करता है, सुनवाई कराता है, सुनवाई हियरिंग करवाता है। न्यायपालिका में केंद्र सरकार की ओर से सुनवाई कराता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हियरिंग करवाता है। नंबर 2, यह देश का प्रथम न्यायिक अधिकारी माना जाता है, फर्स्ट जुडिकल ऑफिसर ऑफ इंडिया। यह देश का प्रथम न्यायिक अधिकारी माना जाता है, फर्स्ट जुडिकल ऑफिसर ऑफ इंडिया। देश का प्रथम न्यायिक अधिकारी माना जाता है, मान लिए। नंबर 3, यह संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यह संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु वहां वोट नहीं दे सकता, परंतु वहां वोट नहीं दे सकता। परंतु वहां वोट नहीं दे सकता। ठीक है, एक और लिखना, गौर फरमाना। चौथा, गौर फरमाना इस पे। यह देश के किसी भी कोर्ट में, यह देश के किसी भी कोर्ट में अपने केसों की सुनवाई करवा सकता है। यह देश के किसी भी कोर्ट में अपने केसों की सुनवाई करवा सकता है। देश के किसी भी कोर्ट में अपने केसों की सुनवाई करवा सकता है। ठीक है, अब देखो ये क्या पावर थी। अब इन सब के अलावा एक और पावर जो अभी अपन ने बात की वो ये कि देश के किसी भी कोर्ट में, देश के किसी भी कोर्ट के अंदर ये जो है वो अपने केसों की सुनवाई करवा सकता है। तो ये बड़ी बात है। क्या है, इसको समझना ध्यान से। जैसे हमारे लिए क्या होता है कि जब भी अपने पे कोई केस होगा तो किसी न किसी एक न्यायपालिका में चलेगा, और वो चलेगा, हमें वहां जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा? जब न्यायपालिका में तारीख देगी उस तारीख पे जाना पड़ेगा। जैसे सलमान खान का जोधपुर हाई कोर्ट में चल रहा है तो भाई साहब उसको वहीं आना पड़ता है, नहीं तो हाई कोर्ट मुंबई में भी है और वो वहीं रहता है, वहीं चलवा लेता है उसका, लेकिन फिर भी उधर ही आना पड़ता है क्योंकि उसके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, और तारीख दी जाती है, उस तारीख पे जाना पड़ता है। लेकिन भाई साहब इधर तारीख पे तारीख का कोई झंझट नहीं होता है। ये अपना केस लेकर के सबूत समेत जिस कोर्ट में प्रकट हो गया और जज को बोलेगा जाकर के कि महाराज मेरे केसों की सुनवाई करो, वो बोले कौन है तू? बोले अटॉर्नी जनरल। वो सबको बाहर करेगा, बोल तेरा क्या केस है, पहले तेरी सुनना पड़ेगा। इसको तारीख पे तारीख का कोई झंझट नहीं होता, जहां जाकर के बोल दिया वहीं पर केस की सुनवाई हो जाती है। कितनी तगड़ी पावर है कि नहीं है? भारत सरकार करेगी ना, इसीलिए बोलते हैं सरकार के हाथ लंबे होते हैं। और कितने ही लंबे चाहिए तुम्हें? और भी देखना कितने लंबे बताऊंगा, और भी घने लंबे होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो अगली सेटिंग, अगली जो है शक्ति की हेडिंग बना लो, जो कौन सी है? संसदीय शक्ति। अच्छा, अभी तो पढ़ने वो भी नहीं लिखा, अभी तो संसदीय शक्ति मत लिखो, अभी ये कुछ चीज़ें और लिखनी है। ये तो लिखा ही नहीं है पढ़ने, ये बाकी के आर्टिकल कौन से? 77 के और 78 के लिखो। 77 आर्टिकल 77।
ये वाले नहीं लिखे, 77 लिखो, अनुच्छेद 77 में लिखना है भारत सरकार के सभी कार्य, ऑल वर्क ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ऑल वर्क ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बाय नेम्ड प्रेसिडेंट, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। फिर अगला 78, आर्टिकल 78 में लिखना है राष्ट्रपति कोई भी सूचना, एनी इंफॉर्मेशन, राष्ट्रपति कोई भी सूचना प्रधानमंत्री से ले सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से ले सकता है, कोई भी सूचना प्रधानमंत्री से ले सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एरो का निशान लगाएगी, ये बिना आर्टिकल के ही है, लिखो नीचे एरो का निशान लगा के, सभी केंद्रीय आयोगों, ऑल सेंट्रल कमीशंस, सभी केंद्रीय आयोगों के अध्यक्षों, केंद्रीय आयोगों, सेंट्रल कमीशन, आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति, विभिन्न केंद्रीय आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति, आयोगों के अध्यक्षों, चेयरमैन, अध्यक्षों व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चेयरमैन एंड अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है छोरो, तुम कभी, अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हाल भी रफ में काम चल रहा है तुम्हारा, चलेगा इसी में दुख पावला देख लीजिए। अगर मेरी खेड़ी बात याद रहा जो थी, यदि नौकरी लागोला ना जिस दिन कि हाँ भाई नौकरी तक पहुंचगा, जब तो दुख पास हुई और नौकरी तक नहीं लागे यार, मैदान छोड़ भाग गा और कड़े लागा कोई प्राइवेट में जा, तो फिर ऐसी चीज़ें याद आऊँ कुल्ली, नहीं तो बाद में बहुत आया ऐसे। मैं बताऊँ था ना, देखो यहाँ आड़ी नार पार निकल जाए ला शब्द सारा, और ढूंढता फिर बोला कि यार भी मास्टर कन मेरे पढ़ेड़ो छो, वो मास्टर मन मिल जाए, बिगा नोट्स मन मिल जाए तो आज मैं बहुत सारों मिल जाए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, कभी मैं तुम जो हुआ करता ना उस समय के नोट्स मेरे को आज भी काम आते हैं। नोट्स दुनिया भर के होते हैं, लेकिन जहाँ हम पहली बार पढ़ते हैं, जहाँ हमारी चीज़ें बैठती हैं, वो चीज़ वही होती है भाई साहब, वो हमारे दिमाग में रहती है। इसलिए बाकी नोट्स तो और भी खूब होते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे खुद की काम की होती है। तो तुम खुद अपनी तरफ से कितना एफर्ट कर रहे हो वो देख लो, दूसरे से तुम्हें सब कुछ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ बहुत है, छोटी छोटी सुधार करो तुम्हें, इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर सुधार की गुंजाइश है। तुम्हें अभी मेरे को 25-30 साल के बैठे हुए मिल जाते ना, 35-30 साल के, मैं कुछ नहीं बोलता तुम्हें, क्योंकि पता है कि उनमें सुधार नहीं किया जा सकता। एक बार जैसे हो गए वो कब सुधरेंगे, उनमें ठोकर लगेगी तब, और तुम्हें ठोकर लगेगी जब तक खूब नुकसान कर लोगे तुम्हारा। और ठोकर लगने से आजकल बुद्धि नहीं आती, मैंने सुना है आजकल ठोकर खाने से नहीं आती। कब आती है? ना बादाम खाने से भी नहीं आती, ना तो बादाम खाने से बुद्धि आती है, ना ही ठोकर खाने से। आजकल बछीड़ लगती है ना, जना जार भाई साहब बुद्धि आती है। हाँ, बछीड़ नहीं समझा तुमने, कोई बात नहीं। हमारे कुछ राजस्थानी व्यंजन है जो कभी खा के देखना तुम लोग, तब पता चलेगा तुम्हें कैसे होते हैं। बछीड़ खा के देखना, कभी डांग खा के देखना, कभी लठ खा के देखना, है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं खा के देखना तुम। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगला लिखो। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कौन कौन से आयोग हैं? जैसे जैसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल, ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय। केंद्रीय को संघ करो आप, संघ लोक सेवा आयोग। केंद्रीय नहीं आता इसमें, संघ आता है, यूनियन। संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय को काट के संघ लिखो। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी ब्रैकेट के अंदर लिख दो, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, संघ लोक सेवा, ठीक है। फिर डैश लगा के अगला नाम लिखो। आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग। हाँ, फिर कोमा और लगा दे।
केंद्रीय महिला आयोग, सेंट्रल वुमेन कमीशन। केंद्रीय महिला आयोग, सोचो पुरुषों को आयोग को ना महिलाओं का आयोग बनाया तुझे, पुरुषों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। केंद्रीय महिला आयोग, फिर कोई और कॉमो लगा अगली लाइन अगला लिखो, केंद्रीय SC ST व OBC आयोग, ST व OBC तीन लेयर अलग अलग है, SC ST व OBC आयोग, SC ST व OBC आयोग। फिर अगली लाइन में केंद्रीय सतर्कता आयोग, हाँ कॉमो लगा, सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेशन कमीशन CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, फिर अगला नीति आयोग, नीति NITI, हाँ इसको हम अगले में देखते हैं। नीति आयोग NITI, नीति आयोग। इसका पूरा नाम जानते हो तुम? नहीं जानते? लिखो, इसका पूरा नाम ब्रैकेट में लिखना है। हिंदी में तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ये कई बार पूछा गया भाई, देखो पूरा नाम याद रखना इसको, अंग्रेजी में हिंदी में। और हैं, अरे इसी में लिखना, जो ऐसे लिखा हो वही लिखना। आ गया गुरुजी, बस एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो इधर मैंने पूरा करवा दिया है। आपको याद रखना थोड़ी सी बातें ये इधर वाली हैं जो बहुत शानदार वाली हैं। 78 78 तक का जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा देख लेना, 52 से लेकर के लगभग अपने पूरे हो गए। उपराष्ट्रपति को छोड़ दिया जाए तो इन सबको देख लेना। कल पार्लियामेंट को लेकर के हम बात करेंगे। आज इतना खूब है। जय हिंद, जय भारत।